जय हिंद सर। जय हिंद। आज हम जुड़े हुए हैं श्री संजय सेवाल से, जो क्राइम फ्री भारत के संगठन महामंत्री हैं और इनकी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनशक्ति सेकुलर पार्टी, जिसके यह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब हम लोग आपस में इनके कुछ आग्रह हैं, उन आग्रह पर विचार करके कैसे जो है देश का हम भला कर सकते हैं, इस पर विचारण होगा। तो संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सर्वप्रथम तो आपको जय हिंद, जय भारत। सर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी बना रखी है जिसका नाम राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर है और वो जमीन पर कार्यरत है। ओके। आपने अपराध मुक्त भारत जो मिशन बनाया और जो उसमें 21 लक्ष्य दिए सर, मैं ये चाहता हूं वो 21 लक्ष्य पार्टी के साथ में मिलके और आगे भलीभूत हों जी। और इस विषय पे मैं आपसे एक आग्रह और आमंत्रण करता हूं जी कि मैं चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर के राष्ट्रीय संयोजक बने और जो अपराध मुक्त भारत मिशन के जो 21 लक्ष्य हैं वो हम संविधान में ऐड करके और इस मिशन को आगे लेके चले। ठीक है, इस पे सकारात्मक विचार संभव है और इसमें सिद्धांतिक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी सर। तो केवल ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम व्यवस्था को इतना अच्छा करें जिससे भविष्य में कोई शक्ति हमें भटकाव ना कर सके। राइट सर। कोई शक्ति हमको तोड़ने की कोशिश ना करे और उससे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लक्ष्यों को क्षति ना पहुंचे। जी सर। ये बात है। तो पहले विचारण का विषय ये रहेगा कि संयोजक क्या शक्तियां होंगी और संयोजक और यदि प्रेसिडेंट के बीच में कोई मतभेद होता है तो उस मतभेद की स्थिति में क्या बाइंडिंग प्रावधान होगा, क्योंकि पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक में कोई मतभेद होगा ही नहीं जी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं जी। प्लस अगर किसी कारण से कोई होता भी है तो हम लोगों की एक कोर कमेटी होती है सर, जिसमें 11 मेंबर होते हैं और वो कोर कमेटी सारे उस पर निर्णय लेती है और उसी निर्णय को लास्ट में फाइनल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय फाइनल होता था जी। अब यही प्रक्रिया हम लोग इसमें भी वो करेंगे जी। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेता था, अब पार्टी की गतिविधि के लिए हम लोग राष्ट्रीय संयोजक से उसका मार्गदर्शन चाहेंगे जी। तो इसमें हमें संविधान में स्पष्ट प्रावधान करना होगा कि जो राष्ट्रीय संयोजक है उसका निर्णय आफ्टर कंसल्टेशन वो अंतिम। राइट। ये बात हमें संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा। नंबर 1 कर देंगे सर, उसे अमेंडमेंट करेंगे सर उसको। दूसरा जो है राष्ट्रीय संयोजक की एक, चूंकि वो चाणक्य की भूमिका में भी हैं, तो राष्ट्रीय संयोजक की कुछ मूलभूत जिम्मेवारियां हो। वो जिम्मेवारी है जिसको उसका बाकायदा उल्लेख करना होगा, उसे आप लिख लीजिए। वो उल्लेख ये होगा कि विषयों के विशेषज्ञों से मिलकर जो है टेक्नोलॉजी या कानून के जो ड्राफ्ट बनाना है, वो प्रथम लेवल के ड्राफ्ट जो है वो संयोजक की जिम्मेवारी होगी कि वो सब्जेक्ट विशेषज्ञ से चर्चा करके उसका एक मूल ड्राफ्ट तैयार करेंगे जी। जब वो मूल ड्राफ्ट बन जाएगा तब उसे जो है पब्लिक डिस्कोर्स में ले जाया जाएगा। राइट सर। ये जिम्मेवारी भी राष्ट्रीय संयोजक की, पार्टी संयोजक की ही होगी। ठीक है ना?
अच्छा जब ये जो पब्लिक डिस्कोर्स होगा ये लाइव होगा। जी इसके पीछे मकसद है कि जनता में जागरण पैदा किया जाए, जनता जी के व्यूज प्राप्त किए जाए, जनता से जो व्यूज मिलेंगे उसको असिमुलेट जो है विशेषज्ञों की टीम के साथ राष्ट्रीय संयोजक करेंगे। जी इसके बाद जो तीसरे लेवल का रिफाइनमेंट होगा वो चंद्रगुप्तों के साथ। राइट इसमें इसमें पार्टी के मेंबर्स भी बैठ सकेंगे और मूल भूमिका चंद्रगुप्तों की, जी मतलब इसमें कोर कमेटी भी रहेगी लेकिन इसमें मूल भूमिका जो है चंद्रगुप्तों की है और ये लाइव होगा। हर चंद्रगुप्त को जो है बोलना होगा और यदि एक डिस्कोर्स में सहमति पूरी नहीं आ पाती है तो इसके कई इंटरेक्शन होंगे, 2 या 3 या 4 इंटरेक्शन होंगे और जी हर चंद्रगुप्त को, यहां चंद्रगुप्त का मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि, राइट। जी 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 तो हर चंद्रगुप्त को जो है उस विषय का लगभग विशेषज्ञ बना दिया जाएगा, चाहे उसमें समझ हो चाहे ना हो, कम से जी कम सर जो है वो उनकी वो बारीकियां समझ पाएंगे जिसके बारे में उसे विधानसभा या पार्लियामेंट में चर्चा करना। जी इसके बाद ही जो है नियम कानून एसओपी नीतियां जो है वो विधानसभा और पार्लियामेंट में बहस के लिए जाएंगी और जो चंद्रगुप्तों ने बाहर सीखा है उनका ये टेस्टिंग होगा कि वो उन बारीकियों की चर्चा पार्लियामेंट या विधानसभा में करें, राइट, और इसके बाद उसे पारित किया जाएगा। इसके जी पीछे एक मकसद ये भी है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट कई बार कहती है कि जब भी उन्हें किसी चीज के इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है तो वो पार्लियामेंट की डिबेट की तरफ देखते हैं और जब उन्हें पार्लियामेंट में कोई डिबेट होते हुए नहीं दिखती है तो उनका दिल टूट जाता है। फिर वो इंटरनेशनल लॉ या दाएं बाएं देखकर कैसे भी अपने जो है कर्तव्य को जितने अच्छे ढंग से निर्वहन हो सके करने की कोशिश करते हैं। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इजहार किया। तो जी हम ये चाहते हैं कि हमारे चंद्रगुप्तों को जो है इस ड्रिल के तहत इतना पारंगत बना दिया जाएगा कि चाहे वो उस विषय के एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी बारीकियों पे इतनी बार चर्चा हो चुकेगी कि वो पार्लियामेंट या विधानसभा में जब बोलेंगे तो उनके सामने विद्वान फीके दिखेंगे, चाहे वो जी उस सर विषय के एक्सपर्ट हो चाहे ना हो। जी तो सर जी सर ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया रहेगी वो उल्टी नहीं होगी, मतलब पहले विधानसभा में सब्जेक्ट नहीं जाएगा, वो पहले संयोजक के निर्देशन में विशेषज्ञ बाहर उसे पकाएंगे और वो जो बाहर पकाएंगे वो चर्चा भी लाइव डिस्कोर्स में जाएगी। उससे जी फायदा ये मिलेगा कि पब्लिक उस पर कुछ ना कुछ व्यू बनेंगे, कुछ कमेंट्स आएंगे। इसके राइट बाद सर पब्लिक डिस्कोर्स में आएगा, इसके बाद चंद्रगुप्त के डिस्कोर्स में आएगा और इसके बाद विधानसभा और पार्लियामेंट में पारित किया जाएगा। ये नियम कानून के लिए भी होगा और ये नीतियों के लिए भी। जी जो नीतियां जो नीतियां अरे कहां चले गए? हेलो, जी सर वो आप एग्जिट हो गए थे। तो ये हो गया है संयोजक के जो है ना मूल कार्य कि नंबर 1 कोर कमेटी में जो भी चर्चा होती है उसमें जो है फाइनल डिसीजन का स्टैंप जो है वो संयोजक का रहेगा। जी ये संविधान में प्रावधान होना है और ये जो दूसरे तरीके की जो बातें हैं इसका भी संविधान में प्रावधान हो। राइट सर
राइट। इसमें जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट तो करेंगे, उनके व्यू का कोई महत्व नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? इसमें जी चंद्रगुप्तों की जो और उसकी वो रहेगी, हालांकि कोर कमेटी के लोगों के भी व्यूज को लिया जाएगा और उसमें कोई यदि सार्थक चीज दिखेगी तो उसे अडॉप्ट भी किया जाएगा। जी तो ये वाला पार्ट है। फिर जो हमारे 21 लक्ष्य हैं, ये संविधान के ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होना चाहिए कि पार्टी ये करेगी, ठीक है ना? जी फिर जो पार्टी का हर सदस्य, जैसे कि मिशन का हर सदस्य सदस्यी संकल्प ले रहा है, ऐसा पार्टी का हर सदस्य जो है सदस्यी संकल्प लेगा, और वो सदस्यी संकल्प जो है इन 21 लक्ष्यों को उतारने के लिए जो बनाया गया है उसको भी हम संविधान में लेख कर देंगे। तो जी जब सदस्यता ग्रहण कर रहा है उसी समय वो सदस्यता का जो है संकल्प पत्र, शपथ पत्र भी भरेगा। जी यदि वो जो है लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में अच्छी भूमिका निभा के चंद्रगुप्त के उसमें आ जाता है, 100 लोगों को अधिक जोड़ के आगे बढ़ता है, तो 100 लोगों को जोड़ते ही वो एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी और शपथ भी भरेगा, जी जिससे उसके अंदर जो है चंद्रगुप्त बनने की जो है वो रहे, क्योंकि चंद्रगुप्त बनकर ही वो विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंच पाएगा। चंद्रगुप्त बनके ही वो कहना चाहिए कि मंत्री और मुख्यमंत्री और बाकी चीजें बन पाएगा। तो वो चंद्रगुप्त का शपथ भी जो है हम संविधान में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना? तीसरी बात है जो 21 बाह्य विधाएं हैं, जी तो वो 21 बाह्य विधाओं को हम अपनी पार्टी के संगठन में भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका मतलब है पार्टी में किसानों की विंग भी होगी, युवाओं की विंग भी होगी, किसान उसमें युवा शिक्षकों विंग, किसान विंग, नौजवान विंग, युवा विंग, सैनिक विंग, बहुत सारी विंगे बनी हुई हैं सर उसमें। तो जो बनी हुई है वो अच्छी बात है, जो 21 लक्ष्यों के तहत नहीं बनी है उनको अपन जोड़ लें, उसमें ऐड करेंगे जी। तो वो जो है वो 21 विधाएं हमारे संविधान का हिस्सा बनेगी, राइट? जी जी उसमें जो दो घोषणाएं हैं, एक लक्ष्य रिलेटेड, मूल लक्ष्य रिलेटेड घोषणा है वो, जिसमें कि शॉर्ट में 9 लक्ष्य किए गए हैं। वहां कहीं जहां भी प्रेम्बल में कहीं पे भी अपन को जगह मिलेगी वहां पर हम उन 9 लक्ष्यों को घोषणा के रूप में समाहित करेंगे। जैसे प्रेम्बल होता है तो उसमें उसको डाल देंगे। और जो चौथी चीज रहेगी वो रहेगी जो घोषणा है, जिसमें अपन ने कहा है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर जो लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो कैसे जो है उसमें हम जो है उनको विधायक का टिकट देंगे, कैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो वो घोषणा ऑलरेडी बनाई हुई है उसको मैं आपसे एक बार फिर से शेयर कर लूंगा, वो चारों डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा। और अच्छा रहेगा कि यदि हम वो संशोधन का ड्राफ्ट जो है जब 9 तारीख को मिले तब वो संशोधन का ड्राफ्ट जो है ना एक बार अपन लोग देख के उसे फाइनल कर देंगे और उसको पास भी कर देंगे। ठीक है सर। तो उससे क्या रहेगा कि इस समय का एक अच्छा उपयोग हो जाएगा और जो बहुत सारे कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएंगे। फिर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को अपनी पार्टी को जन्म देने का कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनशक्ति मोर्चा सेकुलर फॉर क्राइम फ्री भारत मिशन की ही पार्टी होगी। नहीं सर, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर। हाँ ठीक बात, मोर्चा अलग हो जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर वो जो है क्राइम फ्री भारत की अपनी पार्टी कहलाएगी। तो एक हो गया है मिशन, जिसमें मिशन में जो है 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पे उतारना है, और एक हो गया है पॉलिटिकल आउटफिट, जिसमें कि पॉलिटिकल आउटफिट को अपना वो काम करना है। तो इस तरीके से हम इन चारों पांचों चीजों को विधिवत जो है संविधान का हिस्सा बना के
और मुझे लगता है कि संविधान में जो संशोधन करते हैं उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भेजना होती होगी। भेजना पड़ेगी सर, संशोधन करने के बाद हम लोग संशोधन करने के बाद इसकी कॉपी अपन इलेक्शन कमीशन को भी भेज देंगे, तो सब चीज अपना क्लियर हो जाएगा और हम एक फर्म फुटिंग पे आ जाएंगे जी। राइट। और फिर सर। जो और ज्यादा संगठित शक्ति से, देखिए हमें एक चीज समझ में आ गई है कि हम सभी लोग बिजी हैं, हम सभी लोग बहुत बिजी हैं और इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए हमें ईश्वर की ब्लेसिंग चाहिए। सभी समुदाय, सभी कम्युनिटी के जो जिसको इस देवता को मानता है, हमें उसका आवाहन करना होगा, हमें उससे शक्ति प्राप्त करना होगी, हमें उसके आयोजन करके अपने भाई बंधु पड़ोसी परिचितों को बुलाकर उस आयोजन में ही क्राइम फ्री भारत का मिशन का संकल्प और शपथ दोनों कराना होंगी और उसमें इन 21 विधाओं से जुड़े हुए लोगों को पहचानना होगा। इसी में हमको उनको जिम्मेवारी भी देना होगी और लोगों को साइमल्टेनियसली जिलों में, ब्लॉक में, ग्रामीण में, पंच में, जहां पर भी संभव है वहां पर साइमल्टेनियसली ये आयोजन हमें करना होंगे जी। यदि हम इस आयोजन को करते हैं तो जो अभी हम 10 की चेन बनाने की बात कर रहे हैं, हम 50 की चेन भी बना पाए। राइट सर। फिर जो है बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इन 21 लक्ष्यों में ये भारत परिवर्तित होने वाला है, ये युग परिवर्तन हो जाएगा। भारत एक अलग देश जैसा होगा जिसकी हर चीज अलग होगी जी। नियम कानून से लेके आप ये बताइए कि टैक्स फ्री भारत होगा और 20 गुना से ज्यादा धनराशि होगी। आपके जो है भारत में एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट फ्री भारत होगा, अकेला जो है ना वो नहीं। तो जब एक्सीडेंट फ्री भारत होगा तो फिर आपको इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो आपका जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो भी बचने वाला है जी जी जी। लेकिन ये जो एक्सीडेंट फ्री भारत कैसे होगा सर ये? ओके, देखिए एक्सीडेंट के कुछ जनक कारण है। एक्सीडेंट क्यों होता है पहले ये समझना चाहिए। एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण होता है कि आपकी गाड़ी ठीक नहीं, राइट, गाड़ी इज नॉट फिट, तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, राइट जी। दूसरा कारण होता है कि ड्राइवर जो है इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो फर्जी है, उसको गाड़ी चलाना आता ही नहीं, राइट जी। तीसरा कारण होता है कि वो ड्रंक है। चौथा कारण होता है कि वो थका हुआ है। और कई बार क्या होता है कि ये ट्रक ड्राइवर्स ज्यादा वेतन कमाने के लिए या मालिक के दबाव में 10-10, 12-12 घंटे जो है ना ट्रक चलाते हैं और उनको हल्का सा नींद का झटका आता है, उतने में एक्सीडेंट हो जाता है जी। एक ये कारण। दूसरा जो अब ये तो इसको बड़ी आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल आपको स्मार्ट इग्निशन डिवाइसेस आ गए हैं जो सुजुकी जैसी गाड़ी में अभी लगे हैं, आज की डेट में भी विद्यमान, राइट जी। हम इसको और थोड़ा सा स्मार्ट करते हुए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और आपके 8-10 चालान हो जाएंगे यदि आपने गलत तरीके से गाड़ी चलाने की कोशिश की। जैसे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके गाड़ी की चलाने के तरीके को वो कैप्चर करेगा। तो जैसे जो करिए आप गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी का फिटनेस को सेंस करेगा, तो वो कहेगा, आपको भी वो पहचान लेगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी पढ़ लेगा और वो आपसे कहेगा, संजय सेवाल, यू आर सिटिंग इन द व्हीकल नंबर सो एंड सो, this vehicle has been declared fit on such and such date. You are having a valid driving license which has been issued on this date. You are welcome to drive the vehicle, right? Right. तो उसने फिटनेस खुद पढ़ लिया, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी पढ़ लिया और आपके चेहरे का मिलान भी कर लिया कि आप ही संजय सेवाल हैं जिसका जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस है।
राइट। जी जी अब जो है वो आपसे कहेगा कि आप अपनी जो है सीट बेल्ट वगैरह लगाइए, वो सब भी करा लेगा वो आपसे। तो वो जी फिर वो आपसे कहेगा कि यू हैव नॉट ड्रिवन एनी व्हीकल। तो आपका जो डाटाबेस है वहां से वो आपने यदि किसी दूसरी गाड़ी को चला के थक के आ रहे हैं तो उसे मालूम होगा। जैसे जूम करिए कि यदि आपने 8 घंटे किसी दूसरी गाड़ी में चलाई और मूड को बनाने के लिए आप दूसरी गाड़ी में आप बैठ गए, राइट, जी तो वो कहेगा मिस्टर संजय सिवाल, यू हैव ऑलरेडी ड्रिवन 8 hours, right? And you had जी adjusted your driving time. जी Still you attempted to drive a vehicle which is an offense. ये एक अपराध है, आपके ऊपर 2000 का फाइन किया जाता है। तो गाड़ी अभी स्टार्ट हुई नहीं है, आपको फाइन लग गया, ठीक है। आप बताइए, आप जो है ना कोशिश करेंगे क्या थके हुए हो गाड़ी में बैठने की? या अज्यूम करिए कि आपने 6 घंटे गाड़ी चलाई हुई है, तो वो कहेगा मिस्टर संजय सिवाल, यू हैव ड्रिवन ए व्हीकल जो कि 6 घंटे है, आपने ये गाड़ी चलाई थी, यहाँ से यहाँ के बीच में चलाई है। अब आपके पास केवल 2 घंटे का ड्राइविंग टाइम ही अवेलेबल है बिफोर टेकिंग रेस्ट, राइट। तो राइट डू यू वांट टू ड्राइव व्हीकल फॉर 2 hours? बिकॉज देन यू हैव टू सस्पेंड योर ड्राइविंग, अदरवाइज आपका चालान हो, ठीक है ना। जी नंबर 1। अब इसके बाद वो कहेगा प्लीज गिव ए पफ। तो उसमें डिवाइस लगा रहेगा, वो आपका अल्कोहल मीटर होगा, राइट। उसने कहा संजय सिवाल, एज पर योर पफ, योर जो है ब्रेथ कंटेंट इज हैविंग दिस मच जो है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, जी यू आर इंटॉक्सिकेटेड, जी you have attempted to drive a vehicle under intoxicated situation, you are fined 2000 rupees। गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई और आपके ऊपर फाइन की बौछार होने लगी, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना, वहां पुलिस जी वाला है, कोई गाड़ी वाला है ना कुछ है, राइट। अब जी आपने पफ दिया और उसने जो है कहा कि मिस्टर संजय सेवाल, यू आर एब्सोल्युटली इन फिट कंडीशन, यू कैन ड्राइव द व्हीकल, और व्हीकल अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, आप आगे चल देंगे, ठीक है ना। अब जी जी व्हीकल में ढेर सारे सेंसर्स लगे होंगे, इस गाड़ी में भी और आगे वाली गाड़ी में। तो जी यदि करिए कि हमने रखा कि 2 गाड़ियों के बीच में गैप 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो जी जब आप 2.5, 2.1 के 2.2 के आसपास होंगे, वो बीप देना चालू करेगा, मिस्टर संजय जी सिवाल, यू आर क्लोज टू 2.2 और 3, द मोमेंट यू विल क्रॉस क्लोज बियॉन्ड 2 के नीचे चले गए तो आपका चालान हो जाएगा। अभी आपकी गाड़ी कहीं टकराई नहीं है और आपके मालूम पड़ा 25 चालान हो जब भी आप क्लोज जी आएंगे। तो जब आप क्लोज ही नहीं आएंगे तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा, राइट। जी आपकी गाड़ी को कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे लेन चेंज करना है, ये सब जो है ढेर सारे सेंसर लगा दिए जाएंगे और मुफ्त में लगा दिए जाएंगे। और ये सेंसर जो लगाएगा उसको जो है ना आधा पैसा दे दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि धन की वर्षा करना है। जी 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 कमाए तो 2000 का फाइन होगा, एक जो डिवाइसेस लगाएगा करेगा उसको जो है ना पैसा दे दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि धन बांटना है, लोगों को समृद्ध बना। अब आप ये बताओ, आप जो ना वन वे में घुस गए, किसी दूसरे जगह घुस गए, उसको मालूम है ये वन वे, जी यू हैव एंटर्ड इनटू द वन वे, आपका चालान किया जाता है। अब बताओ, आपका एक भी ऐसा फैक्टर जो है ना जमीन पे नहीं रहेगा जो आपको एक्सीडेंट करने देगा। जी तो एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? देखिए मैं आपको आगे और बताता हूं। भारत से जो है सभी चौराहों से ट्रैफिक लाइट लगी रहेगी तो वो डेकोरेशनल होगी, कोई भी ट्रैफिक लाइट ऑपरेटिव नहीं होगी, क्योंकि ओके भारत में गाड़ियां जो है ना इंटर स्पेस और जो है लाइन डिसिप्लिन से चलेंगी, इसके लिए डिवाइसेस रहेंगे और वो डिवाइसेस का खर्चा सामने वाले के ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन बिना डिवाइसेस के यदि आपने गाड़ी बाहर निकाल दी तो आपकी गाड़ी ही जब्त हो जाए, आपके ऊपर सीधे 50,000 का फाइन हो जाए। जी तो आप हिम्मत करेंगे बिना सेंसर बिना डिवाइसेस के बाहर निकलने की? आप कभी हिम्मत नहीं करेंगे। ये डिवाइसेस आपके मोटरसाइकिल्स वगैरह में भी चले जाएंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आजकल जो है स्पोर्ट्स बाइक लेके लोग बाग जो है बहुत गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, तो वो आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी आपको मैं बता दूं, भारत में कोई भी चौराहा नहीं होगा, चौराहा जो मेन लाइन रहेगी
वो थ्रू रहेगी। बाकी जगह आपको जहां भी पहुंचना है अप्रोप्रिएट जगह पर डायवर्सन्स होंगे, उन डायवर्सन्स से होके आप अपनी जगह पे पहुंच पाएंगे। तो आप बताइए एक्सीडेंट कैसे होगा? एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि अपन अभी, मिस्टर संजय, मुझे लगता है कि अभी अपन इन बातों में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस देश में एक्सीडेंट नहीं होगा, इस देश में इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होगी, इस देश में लोग बीमार नहीं होंगे, इस देश में लोग निरोगी रहेंगे, इस देश में जो है ना इनकम टैक्स और कोई भी टैक्स नहीं होगा, इस देश में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, इस देश में जो है किसी को कर नहीं लेना होगा। कर मुक्त भारत पार्टी आपको संयोजक बनाना चाहती है सर, आपको इसीलिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी आपको संयोजक बनाना चाहती है कि आपकी छत्र छाया में राष्ट्रीय जनशक्ति। एक आपको अपनी सहमति देता हूं और जो मैंने सुझाव दिए हैं वो उनके डॉक्यूमेंट से एक बार शेयर कर देता हूं। 9 तारीख को जब इसकी मीटिंग होगी, मैं चाहूंगा कि संविधान में वो सब संशोधन कर लिए जाएं, जिससे कि जब हम संयोजक के रूप में आपके बीच में उपस्थित होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग संयोजक वहां बैठा होगा। राइट सर। तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं आपकी कोई सुझाव है या कोई बात पूछना चाहते हैं या कुछ बात बताना चाहते हैं या कहीं पे आपकी असहमति भी हो तो उसकी भी आप जाहिर कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ शक शंका होती तो मैं आपको आमंत्रण नहीं देता सर, मुझे तो शक शंका है ही नहीं, क्योंकि 2024 में भारत बदलेगा जी। इसी के लिए आपको राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभानी है सर। 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन के साथ में अपराध मुक्त भारत मिशन के लक्ष्यों को संजय, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि हम लोग कर्मठता के साथ काम करेंगे और ये छोटे छोटे उद्देश्यों को हटा देंगे, छोटी छोटी पार्टी छोटी छोटी बातों को दिमाग से हटा देंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं आपको आश्वस्त करता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिनमें कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। उन्हें अपना प्रचार करने में शर्मिंदगी होगी, उन्हें टेलीविजन पर आने में शर्मिंदगी महसूस होगी। 99% लोग जो है वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और 99% लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। उसमें जो है उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता सम्मिलित हैं। जो 23 जून को वे अपोजिशन लीडर जो कि पूरी तरह से दुष्ट हैं, घाघ हैं, बेईमान हैं, अपराधी हैं, इस तरीके के जो लोग सोच और चिंतन वाले हैं, जो इनके प्रकारेण सत्ता में अपने आप को स्थापित करने वाले हैं, इनके सभी अपोजिशन और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये सभी लोग जो है हारेंगे। और इस काम के लिए बस हमें ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करना होगा। हमें जो है अब जो है बड़ी संख्या में, चाहे किसी भी कम्युनिटी हो, चाहे कोई कास्ट हो, चाहे कोई समुदाय हो, या इवन ट्राइबल्स भी कुछ कुछ जो है ना उनको मानते हैं, तो जो जिसको मान रहा है उसी को मूल रखते हुए आवाहन किया जाए, लोगों को, अपने भाई बंधुओं पड़ोसियों सबको बुलाया जाए, उस आयोजन में क्राइम फ्री भारत का संकल्प लिया जाए, उसी में जो है बाकायदा शपथ ली जाए जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऐप पर अपलोड की जाए, और उसी में ये निर्णय भी लिया जाएगा कि 21 के साथ साथ जो उनको जिम्मेवारी बांटने के साथ साथ जो है बाकी कौन कौन कब कब कर रहा है वो संकल्प भी लिया जाएगा जी। तो यदि कोई साथी ये बात मानता है कि नहीं नहीं साहब मुझे जो है धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है, तो कोई बात नहीं है, फिर उसे अच्छे ढंग से संगोष्ठी करना होगी जिसमें 50 से कम लोग उपस्थित नहीं होना चाहिए। राइट सर। उसमें वो ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है
कि इतने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन में यदि हमें ईश्वर की और वो भी सभी जाति और कम्युनिटी के जो ना देव देवताओं की यदि हमें ब्लेसिंग मिलेगी तो हमें बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां जमीन पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर। भगवान राम ने जब रावण को मारा था, आपको जानकारी हो चाहे ना हो, उन्होंने 9 दिन जो है दुर्गा की स्थापना वो की थी। क्यों कि बिना दुर्गा का आवाहन किए, बिना शक्ति के लिए, और जब उन्होंने एक कमल जो है वो हटा लिया था उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान राम ने कहा कि मेरे को तो कमल नयन कहा जाता है, तो हम अपने नयन रूपी कमल को चढ़ाते हैं। तब वो कमल अपने जो है ना अपने आंख को चढ़ाने के लिए उद्यत हुए तो देवी प्रकट हुई और उन्होंने सब आशीर्वाद दिया। तो हमारा विधान कहता है कि इतने महापरिवर्तन में जहां चारों तरफ दुष्टता छाई हुई है, जहां व्यवस्था जो है राक्षसी हो गई है, ये लोग दुष्ट हैं, दलबदलू हैं, अपराधी हैं, अपने लाभ के लिए जीते हैं, इन्हें हमारा जो है जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी ये कानूनों में संशोधन नहीं कर रहे हैं और ये सभी आदेश जो है पिछले 8 साल में हुए हैं। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो है आग्रह का वो आदर देते और उसे कानून का हिस्सा बनाते। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो और कुछ मंजूर है। 2019 में 42% जो है ना क्रिमिनल्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये संख्या बढ़ के 51% हो गई और निर्लजता से कर्नाटका के चुनाव में अब 55% हो गई। तो जब हमने निर्लजता को ओढ़ के रखा हुआ है तब हमें ईश्वरी शक्ति की और ज्यादा आवश्यकता है। लिहाजा हम अपने साथियों से कहेंगे कि जरूर हम धार्मिक अनुष्ठान करें, क्योंकि इस महापरिवर्तन में हमें ईश्वरी शक्ति का, ईश्वरीय ब्लेसिंग का भी लाभ मिलना चाहिए। हमें बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियों को जमीन पर उतारने के लिए बाबा जय गुरुदेव समेत सभी शक्तियों का ब्लेसिंग हमारे साथ चलना चाहिए। तभी हम जो है विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित कर पाएंगे और भारत जो है विश्व के लिए अनुकरणीय होगा। जी सर। आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं सर, बस आप 9 तारीख को आइए और हम लोग इसे संशोधन करके चुनाव आयोग में जमा कराएंगे अपने संविधान को, और आगे की भूमिका बैठ के रणनीति के तहत अपनी कोर कमेटी के साथ बैठ के एक बढ़िया भारत बनाने की और अग्रसर होंगे। बहुत सुंदर। मुझे कोई विश्वास नहीं है यदि हमारे साथी किसी जो है ना भ्रम में नहीं रहेंगे, यदि वो पूरा सरेंडर होके जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये कहीं ईश्वरी प्रेरणा है। तो इसे भ्रम मत पालिए, मैं कह रहा हूं ये ईश्वरी कोई प्रेरणा करा रही है। आप जो है बिना दिमाग लगाए यदि हम जो है जो कहा जा रहा है, क्योंकि वो प्रेरणा हर दिन नई नई चीजों को भी सुझा रही है, तो वो प्रेरणा स्टैटिक नहीं। तो जहां कहीं रास्ते में भटकाव आएगा तो वो प्रेरणा हमको फिर से कुछ रास्ता दिखा देगी। तो हम निश्चित रूप से 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार को स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे और इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जो दुष्ट राजनेता अब तक जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटते आए हैं, अब वो नहीं बांट पाएंगे। वो जो है जो चुनाव के पहले की रात को कत्ल की रात कहते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि अब वो कत्ल की रात नहीं कर पाएंगे। यदि वो कत्ल की रात जैसा घृणित कार्य करेंगे, यदि कत्ल की रात जैसा दारू पैसे और वो बांटेंगे, तो मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि वो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकल रहा होगा, उस दिन की रात उनकी जेल में बीतेगी। ये क्राइम फ्री भारत के अध्यक्ष घोषणा करते हैं। मैं इस मंच से ये भी घोषणा करता हूं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग कान खोल के सुन लें। मैं उनको बताना चाहता हूं, आज भारत का किसी भी राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शेड्यूल 7 लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के अनुपालन में काम नहीं कर रहा है। यदि उन्होंने अपने कर्तव्यों में बदलाव नहीं लाया तो आर्टिकल 356 के तहत
इन सभी राजनीतिक पार्टियों को जो है ना बर्खास्त किया जाएगा। ये मैं घोषणा अभी कर रहा हूं। मैं अपने साथी ब्यूरोक्रेट से भी प्रार्थना करता हूं कि अब जो है आप क्राइम फ्री भारत के शंखनाद को सुनो और समझो। मैं चाहता हूं कि अब आप जो है वैधानिक जो आपके दायित्व हैं उनका निर्वहन करें। यदि आपने अपने वैधानिक दायित्वों का इन राजनेताओं के चरण सेवक बनने के कारण यदि निर्वहन नहीं किया, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मुझे यदि 311(2) के तहत डिसमिसल करना होगा तो हम उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। लिहाजा सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग क्राइम फ्री भारत के इस शंखनाद को समझें और अपने आप में बदलाव लाएं, अन्यथा इसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। यदि आप संजय जी इस घोषणा के बारे में कहना चाहते हैं। नहीं सर, मैं घोषणा में आपके साथ हूं और बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हम लोग ये काम करेंगे। चलिए, तो अब जो है साथियों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।